पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में संभावित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर है कि इंदौर और उज्जैन के कलेक्टरों में बदलाव किया जा सकता है। चर्चा के अनुसार शिवम वर्मा को उज्जैन का कलेक्टर बनाया जा सकता है, जबकि रोशन सिंह को उज्जैन से इंदौर भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ना ही तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। आदेश जारी होने के बाद ही कलेक्टरों के तबादले को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज टीएल बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विभाग शिकायत का समाधान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने राजस्व वसूली बढ़ाने के विभागों को टारगेट और पारदर्शिता में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। बैठक में इंदौर बेसमेंट की अवैध गतिविधियों को लगातार हो रही कार्रवाई की भी चर्चा हुई है। कलेक्टर ने कहा है कि बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दोहराया कि सभी विभागों को अपने कार्यों में सक्रिय और उत्तरदायी रहना होगा। महोदय के निर्देशानुसार जो प्राथमिकता के विषय रहते हैं, सभी शासकीय योजनाओं का लाभ, सभी जो आवेदन प्राप्त होते हैं या सीएम हेल्पलाइन होती है, उनका निराकरण समय में हो, इसके लिए हम लोग बैठक करते हैं। और जो भी लापरवाह इसमें लोग पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी जो कुछ अधिकारियों पर जहां उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही करी है या विलम्ब से कार्रवाई करी है, उन सभी पर कार्रवाई भी की गई है। उनके ऊपर वित्तीय दंड भी किए गए हैं। कुछ जगहों में हम लोग जाँच भी करा रहे हैं और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बेसमेंट की कार्रवाई को लेकर भी हमने यहाँ पर हिदायत दी और कई स्थान चिन्हित किए। जी देखिए, शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा पहलू होता है कि जो हमारे पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थान है उनको उपलब्ध कराया जाए। तो जो बेसमेंट जो बनते हैं, जब नक्शे पास कराए जाते हैं बिल्डिंग्स के, तो उसमें आमून तौर पर वो पार्किंग के लिए होता है, तो उनका उपयोग पार्किंग के लिए ही हो, इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया है। और इसमें जो ऐसे बेसमेंट जहाँ पर पार्किंग के लिए सैंक्शन हो गया है लेकिन पार्किंग नहीं की जा रही है, उस पर कार्रवाई भी की गई। कुछ भवनों को ऐसे को के बेसमेंट को सील भी किया गया है और हम लोग निरंतर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन सभी जो बेसमेंट्स हैं उनको पार्किंग के लिए ही उपयोग किया जाए, इसलिए उनके सामने एक फ्री पार्किंग का बोर्ड लगाया जाएगा। उनकी गूगल मैप पे उनकी मैपिंग होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने वाहन की पार्किंग चाहता हो तो वहाँ पे जाके वो पार्किंग कर सकता है। और ऐसे जो भी बेसमेंट है जहाँ पे उनका इतर उपयोग हो रहा होगा और जो बिल्डिंग प्लान के अनुरूप नहीं हो रहा होगा, अगर वहाँ पे कोई कमर्शियल उपयोग हो रहा होगा तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हुए सीलिंग करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने महीने के अंत में राजस्व माह अभियान चालक बकायेदारों को नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जिन्होंने अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ समय सीमा में भुगतान न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति को सील किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों को सक्रिय रहना होगा। राजस्व वसूली के लिए विभागों को टारगेट दिए गए हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि बड़े बकायेदारों से भी बकाया वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान से बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने सभी विभागों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजना और वसूली दोनों प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। हमारा और भी पूरी टीम इसमें वसूली की कार्रवाई कर रही है। हमने बड़े बकायेदारों को चिन्हित करके वसूली करनी शुरू भी करी है और सभी लोगों से निरंतर डाइवर्जन के जो शुल्क हैं वो आ भी रहे हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है तो ऐसे संस्थानों पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सभी जगहों से जो बकाया राजस्व है वो प्राप्त किया जाए। तो करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट से धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो गई है। सोमवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई शहरों में गैस सिलेंडर को लेकर पहले जैसी खींचतान नहीं दिखी। गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार बुकिंग से जुड़ी लगभग 40% समस्या खत्म हो चुकी है। ग्वालियर में प्रशासन के निर्देश पर साप्ताहिक अवकाश के दिन भी सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। वहीं भोपाल में भौरी स्थित डिपो से कमर्शियल सिलेंडर की गाड़ियां फिर से लोड होना शुरू हो गई हैं। शनिवार को भोपाल जिले में 14,000 घरेलू सिलेंडर की बुकिंग हुई थी, जिनमें से 11,000 सिलेंडर की सप्लाई कर दी गई थी। हालांकि कई जगह घरेलू सिलेंडरों को लेकर अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। इंदौर में जिन उपभोक्ताओं ने हफ्ते भर पहले गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक कराए थे, उन्हें अभी तक गैस उपलब्ध नहीं हो पाई।
मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य नहीं होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में चिंता बढ़ गई है। फिर भी मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन की बैठक में तय हुआ है कि कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में निकाला नहीं जाएगा। संचालक समिति मेन्यू, इंडक्शन और उपलब्ध संसाधनों से भोजन व्यवस्था बनाए रखेंगे। आपको बता दें, गैस की कमी का असर विशेष रूप से होटलों और बैंक्वेट हॉल पर देखा जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि अतिथि उद्योग को आवश्यक सेवा मानकर सहयोग दिया जाए ताकि रोजगार और संचालन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर का पोहा अब सिर्फ शहर का लोकप्रिय नाश्ता नहीं रहा, बल्कि देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक यह व्यंजन सुबह के समय ऊर्जा देने के लिए आदर्श माना जाता है। खास बात यह है कि पोहा सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रपति की नाश्ता पार्टी में भी शामिल किया गया है, जिससे इसकी राष्ट्रीय महत्ता और बढ़ गई है। इंदौरी पोहा अपनी फुलिंग, हल्की, मसालेदार और मूंगफली के तड़के के कारण प्रसिद्ध है। शहर के कई प्रतिष्ठित होटलों और स्ट्रीट फूड वाले इस विशेष तरीके से परोसते हैं। पोहा न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है, क्योंकि यह हल्का होने के साथ आसानी से पच जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इंदौरी पोहा ने स्थानीय संस्कृति और खान पान का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में शहर की पहचान मजबूत की है। इंदौर में पालतू कुत्तों के हमले की 2 घटनाओं में 2 बच्चे घायल हो गए हैं। पहली घटना 15 मार्च को बाणगंगा थाना क्षेत्र के विशाल नगर की है, जहां 1.5 साल के आरव के कान और गाल पर कुत्ते ने हमला किया था। परिवार ने तुरंत बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी घटना तेजाजी नगर में हुई, जहां 11 वर्षीय शुभम को पड़ोसी का कुत्ता काट गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में पालतू कुत्तों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पिछले साल 2025 में 48,972 लोग आवारा और पालतू कुत्तों के हमले का शिकार बने थे। इनमें से 8,727 नाबालिग, 8,976 महिलाएं और 31,000 पुरुष शामिल थे। सभी अस्पतालों के आंकड़े जोड़ने पर यह संख्या लगभग 55,000 तक पहुंच जाती है। इंदौर में एक बार फिर कार स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। इस बार वीडियो बीजेपी से जुड़ा युवा नेता के इंस्टाग्राम स्टोरी पर सामने आया है। वीडियो में मंडल अध्यक्ष लिखी कार में युवक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टंट करते दिख रहे हैं। कई युवक कार की खिड़कियों और छतों पर लटकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बाईपास इलाके में कारों के साथ रैली जैसा माहौल है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सांसद प्रतिनिधि पंकज फतेहचंदानी के जन्मदिन पर छात्र नेता आयुष भार्गव की कार रैली का वीडियो भी वायरल हुआ था। जूनी इंदौर पुलिस ने उस समय कार्रवाई की थी और आयुष ने बाद में थाने में जाकर माफी मांगी थी। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। इंदौर के देपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजूर में एक बड़े गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसमें लगभग 40 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू में करती नजर आई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की वजह अज्ञात है, लेकिन गर्म मौसम की सूखी घास के कारण आग तेजी से फैल गई। किसानों का कहना है कि यह उनकी आय के लिए बड़ा नुकसान है। प्रशासन ने किसानों को राहत प्रदान करने और आग फैलने से बचाव के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल आसपास के खेतों और घरों में आग फैलने का खतरा टालने के लिए फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। घटना की जांच कर कारणों का पता लगाया जाएगा। इंदौर कलेक्ट्रेट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में 6,73,860 घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 60,253 ने योजना के लिए आवेदन किया है। योजना का कुल लक्ष्य 40,162 लाभार्थी निर्धारित है, जिनमें से अब तक 17,504 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। शेष लंबित आवेदन 22,658 है, जो कुल लक्ष्य का 56.42% है। तहसीलदार आंकड़ों के अनुसार इंदौर में 22,658, महू में 741, सांवेर में 2,809 और देपालपुर में 195 आवेदन लंबित हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को शीघ्र निपटाया जाए और लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाया जाए। साथ ही आवेदन प्रक्रिया में लोगों को मदद करने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आपको 78,000 की सब्सिडी 1 से सवा महीने के अंदर आपके खाते में वापस आ जाएगी। तो जिन लोगों का बिजली का बिल 1,000, 1,500 से ज़्यादा आ रहा है, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। और जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं
उन लोगों के लिए सुविधा नहीं, लेकिन जिनका इंडिपेंडेंट हाउस है और जिसमें रूफ टॉप है, ऊपर छत है, उस छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर योजना का ये पोर्टल ही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये पोर्टल का नाम है। इसको ओपन करके आप क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हैं। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने आज सोमवार को धार भोजशाला मामले की सुनवाई 1.5 घंटे चली है। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 23 फरवरी को याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों को एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में आपत्ति और सुझाव देने के निर्देश दिए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 मार्च 2024 को 100 दिन तक पूरे परिसर में जांच की। कोर्ट ने रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी है और प्रांतीय याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध होने के कारण उसे दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं बताई। सुनवाई में पक्षों का सुझाव सुनने गए और कोर्ट ने 2 अप्रैल को अगली सुनवाई तय कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मामले का जल्द निर्णय होना चाहिए और 2 अप्रैल से पहले कोर्ट स्थल का निरीक्षण करेगी। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें क्रमवार जो 5 पिटीशन क्लब होकर चल रही है, सभी को क्रमवार माननीय न्यायालय ने सुना है। जिसमें जो दावा सर्वे पर जो आपत्ति का कहा था, सर्वे पे आपत्ति, सर्वे पे जो है अपना सजेशन देने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा था, सभी पक्षों ने अपना सजेशन दे दिया है। उसमें कुछ इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन भी आई हैं, पार्टी बनने के लिए भी आए हैं। न्यायालय ने सभी को स्वीकार करते हुए एज ऑडियंस जो है उनको स्वीकार करा है। वो अगर कुछ चाहे तो दस्तावेज माननीय न्यायालय के समय पेश कर सकते हैं और फाइनल आर्गुमेंट के समय उन्हें सुना जाएगा, ऐसा आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने कि किसी को अगर अभी भी कुछ सुझाव देना है सर्वे रिपोर्ट पर, तो अभी भी अगली तारीख के पूर्व अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही अगली तारीख जो है वो 2 अप्रैल ऐसी डिसाइड करी है। आज लगभग 1.5 घंटे माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई है, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और 2 अप्रैल की अगली डेट फिक्स हुई है। और जितनी भी आईए और ऑब्जेक्शन सजेशंस जो पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, वो सारे उनको आईए को अलाउ करा गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और 2 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई के लिए उनके द्वारा कहा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि कोर्ट स्थल का जाकर के स्वयं निरीक्षण करेंगे अगली सुनवाई की जो डेट फिक्स हुई उसके पहले। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी एक जो है प्रतिवेदन पेश किया गया था, क्या उसे स्वीकार कर लिया गया? वक्फ बोर्ड का कोई लोकस नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं। ये मामला एएसआई के बीच के और पेटिशनर्स के बीच का है और केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। वक्फ बोर्ड का इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जितनी भी आईए थी उन सबको एडमिट किया गया है, लेकिन साथ में ये भी है कि वक्फ बोर्ड का कोई उससे लेना देना नहीं है, केस से मुकदमे का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने क्या ये भी टिप्पणी करी है कि 2 से 3 जो सुनवाई के बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा? नहीं, 2 से 3 दिन सुनवाई के बाद फैसला होगा ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा माननीय न्यायालय ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसे जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करके इस पर फैसला दिया जाए। तो उस आधार पे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि 2 अप्रैल से सुनवाई होगी। उसके बाद में पहले पेटिशनर्स को सुना जाएगा पूरी तरीके से, फिर रेस्पोंडेंट्स को सुना जाएगा और किसी तरीके से किसी को ऐसा नहीं होगा कि उनको बिना सुने छोड़ दिया गया। तो माननीय न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि सबको सुनने का मौका दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि माननीय न्यायालय ने कि जो पीआईएल है, तो जिनका लोकस नहीं भी बन रहा था या जो आईए एडमिसिबल नहीं थी, उनको भी उन्होंने एडमिट किया माननीय न्यायालय ने कि हम किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि कोई ये कहे कि हमको नहीं सुना गया। तो विधिवत हम सुनेंगे और इसकी सुनवाई कोई अभी इतने दिन में फैसला आ जाएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन लगातार सुनवाई होगी। पहले पिटिशनर्स को सुना जाएगा, फिर रेस्पोंडेंट्स को सुना। 2 अप्रैल के पहले कोर्ट स्पॉट पे जाएगी? हाँ, 2 अप्रैल के पहले माननीय न्यायालय डेट अपने डिसाइड करेंगे और वहाँ पे स्पॉट पे स्थल पे जाकर के भोजशाला में वो जाएंगे, जिसमें किसी पेटिशनर्स को रेस्पोंडेंट्स को अलाउ नहीं करा कोर्ट ने। उन्होंने कहा सिर्फ कोर्ट जाकर के वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की कार में अज्ञात बदमाश ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना रात करीब 2:45 बजे की है। आसपास के लोगों ने के शोर मचाने पर व्यापारी कपिल चौहान बाहर आए और लोगों की मदद से आग बुझाई। कपिल चौहान बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र में पान कॉर्नर संचालित करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार रात दुकान बंद कर घर आकर सो गए थे। इसी दौरान बाहर खड़ी उनकी कार के आगे के हिस्से में आग लगा दी गई। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। फुटेज में एक बाइक सवार युवक पहले कुछ देर इलाके में खड़ा दिखाई देता है और फिर कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर भाग जाता है। पुलिस को बाइक का नंबर मिल गया और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस थाना उसमें विजयनगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें बेसिकली जो थाने के पीछे वाला जो एरिया है, जहां गली लगभग रात को 2:30 बजे के बाद की घटना है,
जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें जो बाहर एक पुरानी कार वैगन-आर खड़ी हुई थी, उसमें आग लगाई है। पुलिस ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है और अपराध पंजीबद्ध किया है और एक विशेष स्पेशल टीम गठित की गई है जो अज्ञात आरोपी है उसकी तलाश और पतासाजी में जुटी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी कुछ वहां मिले हैं मौके के और आसपास के। पुलिस उसके आधार पर जो आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है। इंदौर कलेक्ट्रेट में मेट्रो परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेट्रो अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मेट्रो के निरीक्षण रूट और डोड आई कॉरिडोर से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि मेट्रो के निरीक्षण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर शुरू हो चुकी है और परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। कलेक्ट्रेट ने कहा है कि मेट्रो रूट और अन्य संबंधित कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए 15 दिवस बाद फिर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया है उनकी जानकारी आगामी समय में साझा की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो परियोजना के पूरा होने से शहर के यातायात को बड़ी राहत मिलेगी और इंदौर के विकास को नई गति भी मिलेगी। इस प्लान को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, वो भी शामिल हुए थे। अभी इन्होंने अपना काम आज से शुरू कर दिया है करना। हमारा प्रयास है कि जो पहले मेट्रो का रूट है और जो और हाई कॉरिडोर के जो रूट्स हैं जहाँ पर ये टीओडी की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। 15 दिवस बाद फिर ये अपना प्लान प्रस्तुत करेंगे जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने टीओडी का एरिया चिन्हांकित करके उसमें कार्य लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगामी और जो जानकारी है वो शेयर की जाएगी। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक इंदौर को स्वच्छ रखिए, ट्रैफिक को मैनेज रखिए और अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूंगा कल। नमस्कार।